Hello students, today in this lecture I will discuss some numericals which are based on triangle law of vectors or the parallelogram law of vectors. Okay, remember in our physics, beta numericals is the most important section. जब कोई स्टूडेंट अपने आप को कहता है कि मैं फिजिक्स में परफेक्ट हूं और अगर उसने सिर्फ लर्निंग कर ली और वो लर्निंग करके ऐसा बोल रहा है तो याद रखें लर्निंग से सिर्फ 20% काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और जब बेटा कोई स्टूडेंट ये कहे कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आधा रीड किया और मुझे स्ट्राइक करता है कि कौन सी स्किल यूज करनी है, दूसरे नंबर पे कितनी स्किल्स यूज करनी है, तीसरे नंबर पे स्किल्स को किन सीक्वेंस में यूज करना है, ठीक है। तो तब मान लेना कि बेटा स्टूडेंट ने करीब 94% काम कंप्लीट कर लिया है, अब बचाए 6% का। इसके लिए बेटा रीजनिंग क्वेश्चंस, जब स्टूडेंट रीजनिंग क्वेश्चंस करेगा तो जब क्वेश्चन को रीड कर रहा होगा और जब करीब 3/4 क्वेश्चन रीड हो जाएगा, 3/4 क्वेश्चन रीड करने में अगर उसको स्ट्राइक कर गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है या क्या पूछ सकता है और उसके लिए मुझे क्या स्किल यूज करनी है, ठीक है, तो ये पहचान होती है कि बेटा स्टूडेंट ने पूरी फिजिक्स कर ली है। बात समझ आ गई। अब ये स्टूडेंट जो कहता है कि मैंने पूरी फिजिक्स कर ली है, अब वो पूरा 100% के लिए एलिजिबल है। बात समझ आई। तो आज बेटा कैसे न्यूमेरिकल्स को ठोकते हैं, अपनी स्किल्स के साथ कैसे जुड़ते हैं और कैसे स्किल्स को फिट किया जाता है। बेटा स्किल्स हमेशा प्रैक्टिस से आती हैं और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, याद रखें सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप के अगर तुम 50 करते हो, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू उस एक पर्टिकुलर टाइप के आप सिर्फ 3 कर लो, ठीक है, समझ आ गई बात। इक्विवेलेंट है तो होता क्या है कि नंबर ऑफ टाइप्स जितनी एग्जिस्ट करती हैं उनको बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ टाइप्स बढ़ती हैं तो स्किल्स जो यूज होने वाली होती हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं, उनको कैसे यूज करना है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो आज वाली क्लास में टॉपिक तो बड़ा सिंपल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। ये छोटी सी बात लग रही है, याद रखें कॉपी करने से फिजिक्स नहीं आती। जो सिर्फ ये सोचता है कि टीचर ने सॉल्व कर दिया और मैंने सिर्फ उतने न्यूमेरिकल्स कर लिए और मैं जेम्स बॉन्ड बन जाऊंगा फिजिक्स में, ऐसा कभी नहीं होता, दिमाग से निकाल दें, ठीक है। तो आज मैं कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और सभी में स्किल्स यूज होगी, ठीक है। और स्किल्स क्या थी बेटा, वो रिजल्ट जो डेरिवेशंस में मिले थे, वो केसेस जो डिस्कस किए थे, वो बातें जो डेरिवेशन के बाद समझाई गई थी कि ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, डाटा में यूज होता है, लाइक दैट, वो होती हैं स्किल्स, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल को ठोका जाता है, कैसे ठोका जाता है, मैं आपको 3 स्टेप दे रहा हूं, हमेशा इन 3 स्टेप में काम करना। कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसका डिफिकल्टी लेवल जैसा मर्जी हो, सीबीएसई लेवल का हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता। बात समझ आ गई। आप एक कॉमन अप्रोच रखिए, आपका टारगेट आंसर निकालना नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट फिजिक्स की स्किल्स को फिट करना, यह प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्किल्स फिट हो जाएंगी तो आंसर तो अपने आप निकल जाएगा। बेटा 2 2 4 या 2 3 6 तो करना नहीं, जैसे लोअर क्लास की फिजिक्स होती थी, एक फॉर्मूला होता था
5 चीजें उसके अंदर होती थी, 5 फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन होता था, 4 डाटा में दे देता था, 5वीं आपसे पूछ लेता था। आप क्या करते थे? उठा के वैल्यू डालते थे, सॉल्व करते थे, 2 2 4 कर लिया, कुछ मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। हायर क्लासेस में स्किल्स को फिट किया जाता है। स्किल्स का नंबर होता है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन इवन बी 5। और उसके बाद ये जो टोटल नंबर ऑफ स्किल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्किल्स हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, उनमें से कौन सी यूज होंगी और कौन सी स्किल पहले यूज होगी, कौन सी बाद में यूज होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज देखें क्या होती है स्किल्स, कैसे उन्हें सीक्वेंस में डाला जाता है। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल को क्रैक करने के लिए फिजिक्स में मैं एक कॉमन अप्रोच आपको दे रहा हूं, आप हमेशा इस अप्रोच के साथ काम करें, हमेशा रिजल्ट्स आएंगे। बात समझ आ गई? और जैसा कि बताया है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स के, मैं बोल रहा हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स के, कलेक्शन जितना बढ़िया होगा तुम्हारा, उतने तगड़े जेम्स बॉन्ड बनोगे फिजिक्स में। ठीक है, और ये रेगुलर बेसिस पे काम किया जाता है। ये नहीं कि आज आपने एक दिन में 50 न्यूमेरिकल्स कर लिए और एक हफ्ता बाद गई, अगले हफ्ते फिर एक दिन में आपने 100 न्यूमेरिकल्स कर लिए, फिर एक हफ्ता बाद गई। कुछ नहीं होने वाला, डब्बा गोल हो जाएगा। बेटर है कि जितना टाइम एक दिन में दे रहे हो उतने टाइम को डिवाइड कर लो, करीब 6 दिनों में। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैं कह रहा हूं कि रोज दो, एटलीस्ट 45 मिनट्स की 2 सिटिंग निकालनी होती है, 45 मिनट की 2 सिटिंग। ठीक है, एक सिटिंग में लर्निंग की जाती है, अगली सिटिंग में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की जाती है। जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स की डेरिवेशन कर ली, लर्निंग कर ली, स्टेटमेंट की लर्निंग कर ली, क्या क्या स्किल्स हैं उनकी लर्निंग आपने कर ली। अब नेक्स्ट डे क्या करें? एक सिटिंग में तो लर्निंग हो जाएगी, लिख लिख के करना है वो भी। नेक्स्ट सिटिंग में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट डे भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मारनी है दोनों सिटिंग में। एक सिटिंग में आपसे भले ही 2 न्यूमेरिकल्स हो, 3 न्यूमेरिकल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन करें रोज। जब आप ऐसे करके करीब 3 दिन काम करेंगे तो लास्ट जो सिटिंग होगी उसमें बेटा एक परफेक्शन आपको अपने अंदर से फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो पहले मैं अप्रोच दे रहा हूं न्यूमेरिकल्स को कैसे क्रैक करना है। अप्रोच टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स। क्लियर? स्टेप 1, बेटा जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ें, पूरा न्यूमेरिकल इकट्ठा ना पढ़ें, मतलब रनिंग में न्यूमेरिकल पूरा इकट्ठा ना पढ़ें एक झटके में, सिर्फ उतना सेक्शन पढ़ें जितना दिमाग के अंदर स्टोर हो जाए, रिटेन हो जाए। समझ आ गई बात? इसे पढ़ने के बाद पेपर पे उस डाटा को कॉपी मारें। बात समझ आ गई? जो भी चीजें गिवन हैं उनको कॉपी करें। पहले तो कॉपी हो जाएगा, कॉपी करने के बाद एक सूटेबल फिगर बना करके जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फिगर में मार्क करें, और जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज हैं वो भी फिगर में मार्क करें। तो ये पहला स्टेप होता है। जिस इंसान का, जिस स्टूडेंट का ये पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, मान के चलो कि 95% न्यूमेरिकल पक्का ठीक होगा। और जिसका ये स्टेप 1 ही ठीक नहीं हुआ है, अरे तो फिर कैसे कैलकुलेशंस होंगी? बात समझ आ गई ना? तो पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरप्रेट द प्रॉब्लम। कैसे इंटरप्रेट करते हैं बेटा? रीडिंग से, रीडिंग ऑफ प्रॉब्लम से मिलेगा डाटा। डाटा में क्या होंगी? डाटा में फिजिकल क्वांटिटीज होंगी,
ठीक है, कोई इवेंट होगा, ओके, या सिचुएशन होगी जो प्रॉब्लम में डिस्क्राइब्ड होगी। पल्ले पड़ी बात, ये पहली चीज है, प्राइमरी चीज। दूसरे नंबर पे कॉपी द डाटा ऑन पेपर, पेपर पे डाटा कॉपी करें, ओके। तीसरे नंबर पे फिगर को बनाएं, जनरेट अ रफ आइडिया और फिगर ऑन पेपर, ओके, एंड मार्क the given physical quantities mark the given and required physical quantities in the figure or the approach। ठीक है, आपने जो भी प्लान बनाया है उसको अप्रोच बोला है मैंने। पहले पड़ गई बात, पता लगा प्रॉब्लम को कैसे इंटरप्रेट करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करेंगे आप, रीडिंग से फिजिकल क्वांटिटीज का एक आइडिया मिलेगा। कोई इवेंट होगा या सिचुएशन होगी जिसमें कुछ कैलकुलेट करवाया गया होगा आपसे, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करवाएगा, क्लियर। अब जो भी डाटा पढ़ के समझ आ गया, बोला था सिर्फ उतना पढ़ना है जितना रिटेन हो जाए, पेपर पे डालना है। एक या तो अगर कोई फिगर बन जाए, ठीक है, यूजुअली फिगर्स होती हैं, एक रफ आइडिया जनरेट करना या फिर फिगर जनरेट करना पेपर पे, ठीक है। और जो तुम्हारा डाटा है उसमें जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको पेपर पर मार्क करना, फिगर में या जो भी तुमने प्लान बनाया है उसमें, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड है, बस ये याद रखिए, गिवन और रिक्वायर्ड दोनों मार्क करनी है, ओके। अब अगर ये स्टेप 1 आपका बिल्कुल ठीक हो गया तो आपके पास एक क्लियर कट डायरेक्शन होगी कि आपने किस डायरेक्शन में काम करना। समझ आई बात? जल्दी से कॉपी करें। ओके, तो बेटा स्टेप 1 में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या रीजनिंग को रीड करके क्या डाटा गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर फिगर में डाल सकते हैं तो डालेंगे, अगर फिगर एग्जिस्ट करती है तो डालेंगे, फिगर बनाएंगे। अदरवाइज कोई एक प्लान एग्जिस्ट करता है तो प्लान के बारे में पेपर पे लिख लेंगे कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या रिलेशंस हैं, कैसे कैसे है, ठीक है। पहला स्टेप समझ आ गया। इसके बाद बारी आती है स्टेप सेकंड की। और याद रखें ये आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी हमारी सभी क्लासेस में, क्योंकि यहां से आपको सिखाया जाएगा काम कैसे करना है, फिजिक्स क्या होती है, क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। पल्ले पड़ी बात। अब बेटा काम तो करना तुमने है, ओके, क्योंकि तुम्हारी आंसर शीट से जाके मैं तो सॉल्व करूंगा नहीं। समझ आ गई ना बात? अब आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द स्किल्स। सबसे पहले स्किल्स को तो बाद में करेंगे। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या सिखाया है वो आइडेंटिफाई करना है, रिकॉल करना है। अब ये रिकॉल होगा लर्निंग से। एंड द स्किल्स टू बी
यूज। क्लियर? अब ये जो सेकंड स्टेप है ये आपको मिलेगा लर्निंग से, जो आपने लर्निंग की है ये मिलता है लर्निंग से। पहले बड़ी बात, और एक स्टेप वाइज अप्रोच रखना। जब तक पहला स्टेप पूरा ना हो जाए दूसरे के बारे में सोचना ही मत, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद थर्ड स्टेप में यूज द करेक्ट सीक्वेंस of the skills okay and do the calculations। तो बेटा मोस्टली स्टूडेंट्स का जो फेवरेट होता है कि हमें आंसर निकालना है, ठीक है, ये थर्ड स्टेप होता है। क्वेश्चन पढ़ते ही जो सीधा थर्ड स्टेप के बारे में सोचेगा और पहले दो स्टेप उसे आते ही नहीं, अरे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या सॉल्व कर पाएगा, नहीं सॉल्व कर पाएगा। समझ आ गई बात? तो बेटा किसी भी प्रॉब्लम को उसका डिफिकल्टी लेवल में, दोबारा कह रहा हूं, चाहे जो मर्जी हो, ये 100% बकवास होती है कि सीबीएसई वाले सिंपल होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव में आते हैं, आईआईटीज में आते हैं, मेडिसिन में आते हैं, वो बड़े जेम्स बॉन्ड टाइप के होते हैं, बड़े टफ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कॉम्पिटिशंस वो स्टूडेंट क्रैक करता है जिसने सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किल्स का प्रैक्टिस किया था। वही आईआईटी क्रैक करेगा, वही मेडिसिन क्रैक करेगा। तभी तो बेटा उनकी नंबर ऑफ सीट्स कम है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं साइंस के, अरे सारी आईआईटी क्रैक कर ले और सारी मेडिसिन क्रैक कर ले? क्या ये होता है? किसी साल हुआ है कभी? क्या ये हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है। यार आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा तो आज मैंने काम नहीं किया। अब ये ह्यूमन नेचर है। और ये कहीं अगर बेटा पहले तो 2-3 दिन कैरी हो जाए, 2-3 दिन कैरी हो गया, फिर उसके बाद हफ्ते कैरी हो गया, फिर उसके बाद महीने कैरी हो गया, यकीन माने मेरा, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं ना, हाँ भाई कितने दिन हो गए रजिस्टर खोले हुए फिजिक्स का, मतलब काम करे। कोई कहता है 10 दिन हो गए, कोई कहता है 15 दिन हो गए। अरे तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स का कभी कंपटीशन क्रैक होता है? और ये भी बात दिमाग से निकाल दें कि जो स्टूडेंट्स ये जो फ्लड है ना, फ्लड, बिजनेस फ्लड, जो फिटजी ने, नारायणा ने, वीएमसी ने क्रिएट किया हुआ मार्केट में, ये दिमाग से निकाल दे कि जो स्टूडेंट्स इनमें जाता है उसका क्रैक होता है। ऐसा नहीं होता। हर साल जब आईआईटीज के, मेडिसिन के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, ठीक है, अभी 1-2 दिन पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, बंगाल में एक लड़की जिसने शायद सिविल सर्विसेज टॉप किया है, वो एक रिक्शा वाले की बेटी है। और उसने अपने फादर को थैंक्स करने के लिए अपने फादर को रिक्शा में बैठाया था, और वो हाथ से खींचने वाली रिक्शा होती है, और उस रिक्शा को खुद हाथ से पुल किया है उसने। और वेस्ट बंगाल का जो भी उसका शहर था, वहां पर कम से कम उसने 3 घंटे रोडों पे अपने फादर को घुमाया और पब्लिक को बताया मैं इनकी बेटी हूं। अरे क्या उनके पास पैसे थे कि वो ये जो फ्लड है, जो ये बिजनेस फ्लड चला रखा है, अरे बिजनेस मॉडल्स हैं, वो खुद लेबर करने से होता है। और हर साल ऐसी न्यूज आती हैं, जो टॉप 10 के अंदर स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, वो ऐसे परिवारों से होते हैं कि उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, खाने की रोटी नहीं होती। अरे तो क्या वो इन इंस्टीट्यूट्स में गए थे? नहीं गए थे। उन्होंने क्या किया था? सेल्फ लेबर किया था। जब वो सेल्फ लेबर किया था रेगुलर बेसिस पे, तो एक परफेक्शन का लेवल आ गया था। वो इतना तगड़ा लेवल आ गया था परफेक्शन का कि सब कुछ आता था। जब सब कुछ आता था तो कॉम्पिटिटिव लेवल क्रैक हो गया, कॉम्पिटिशन क्रैक हो गया। समझ आ गई बात? चलिए कॉपी करिए इसको। तो पहला स्टेप समझ आ गया, सेकंड स्टेप समझ आ गया, थर्ड स्टेप समझ आ गया। ओके, अब देखिए करना कैसे है। क्वेश्चंस मैं आपको ये शीट दिखा रहा हूं,
एक काम करें, जब ये रिकॉर्डिंग चलेगी इसका स्नैपशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉरी, जैसे कि आपके सामने रहे। ये न्यूमेरिकल्स अब आपके सामने रहेंगे, कॉपी कर लेना पहले पेपर पे साइड पे, और मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखते रहना, क्योंकि अब बोर्ड पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, लेकिन रीड पूरा कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें और कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, दोबारा बोल रहा हूं, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस acting at right angles to each other is 1414 Newton, 1414 Newton, full stop. Find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force. Okay, अब ध्यान से देखिए प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। बेटा बोला था रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल्स। पहली बात ये समझ आ गई मुझको, सिर्फ मैंने इतना पढ़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो इक्वल फोर्सेस हैं, ठीक है, और दे आर एक्टिंग एट राइट एंगल्स, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। समझ आई बात? अब ध्यान से सुनो। लेट अस सपोज से ये पहला फोर्स मैंने मार्क किया से वेक्टर F1, फिर ये दूसरा फोर्स मैंने मार्क किया से वेक्टर F2। अब एक बात सोचिए, उसने बोला टू इक्वल फोर्सेस, तो उसका मतलब क्या है? भाई मैं यहां पर अगर फोर्सेस इक्वल है तो दोनों को मैं F और F मार्क कर सकता था, हो गई इक्वल। लेकिन बेटा उसने डाटा में साथ में यह भी बताया है कि दे आर एक्टिंग एट राइट एंगल्स, मतलब उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। अब याद करो वो बेसिक जो पहली क्लास में पढ़ा था। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है, याद है? और जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया और डायरेक्शन डिफरेंट हो गया तो क्या वो इक्वल वेक्टर्स हुए? नहीं हुए, वो डिफरेंट वेक्टर्स हुए। तो यहां पर डाटा में क्या है कि बेटा दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्स वेक्टर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। वो यहां पर ये कहना चाह रहा है। पल्ले पड़ी बात? पता लगा स्टेप 1 कैसे करना है? क्वेश्चन का सिर्फ उतना पार्ट पढ़ो जितना समझ आ जाए और जिसको हम पेपर पे डाल सकें। तो इतना पढ़ के मुझे यह समझ आया था कि कहीं ना कहीं दो फोर्स वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो सिर्फ इतना पढ़ के जो डाटा है मैंने मार्क कर लिया, अब उसको हम पेपर पे डाल देते हैं। तो बेटा मैग्नीट्यूड लिखना सिखाया था। पहला सिंबल हमने वेक्टर F1 लिखा है तो सिर्फ F1 लिखें, एरो का साइन ना लगाएं। इट इज इक्वल्स टू F2, लेट अस सपोज इट इज F'। तो मतलब बेटा हमने क्या लिख दिया ये कि दोनों मार्क्ड वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से दोबारा सुन लें। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, बस इतना पढ़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो फोर्सेस की बात हुई है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैं पूरा ये सेंटेंस पढ़ रहा हूं। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इज 1414 न्यूटन। तो कहीं ना कहीं मुझे इनके रिजल्टेंट को भी मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट की बात बोल गया कि रिजल्टेंट इज 1414 न्यूटन, 1414। तो बेटा देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि बेटा न्यूमेरिकल्स में जब दो वेक्टर्स के बीच में कोई भी एंगल आ जाए, 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा, तो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ का फिगर बनता है। समझ आई बात? तो एंगल क्योंकि 90 है तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने ये वाला फिगर बना लिया। अब रिजल्टेंट मार्क करना सिखाया था। रिजल्टेंट किधर मार्क करेंगे? कहीं दोनों के बीच में, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ से क्या सीखा था हमने कि रिजल्टेंट डायगोनल के लॉन्ग होता है, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम लॉ से क्या सीखा था? पैरेललोग्राम लॉ से हमने ये सीखा था, मैं इस डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर्स उसने बोले जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर रेक्टेंगल बनाया है। क्लियर? अब ये हो गया पैरेललोग्राम। तो
इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो किधर होगा? दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, लेट अस सपोज से वो वेक्टर आर है, वो आएगा डायगोनल के लॉन्ग, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम में, सॉरी लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सिखाया था रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे मार्क करना है। अब ये तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया, अब वो पूरा का पूरा थोड़ी करेंगे, वहां से जो सीख लिया उसे यूज करेंगे। तो ये पूरा का पूरा तो कॉन्सेप्ट है, क्या सीखा था वो स्किल है, ठीक है। अब स्किल में मैंने आपको सिखाया था कि बेटा जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हो तो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ का फिगर बनाना है, प्रोवाइडेड के एंगल 0 डिग्री और 180 ना हो। 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल हो तो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ का फिगर बनाएगा। पहली बात समझ आ गई। दूसरे नंबर की बात, रिजल्टेंट कहीं दोनों के बीच में मार्क होगा एंड विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो गया, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो रिजल्टेंट किधर मार्क करेंगे? नो डाउट कहीं दोनों के बीच में मार्क करना होगा, लेकिन अब की बारी रिजल्टेंट मार्क होगा एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग। किधर मार्क होगा? एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग। तो भैया हमने यहां पे बोल दिया कि जो रिजल्टेंट है दैट इज सपोज से वेक्टर आर। समझ आ गई ये बात? तो अब ये जो पहला सेंटेंस है ये अभी भी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है कि डाटा मैंने पूरा पेपर पे फिगर पे मार्क कर लिया, सब कुछ लिख लिया, कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को लिखना बाकी है। अब उसने बोला है कि द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1414 न्यूटन। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? चलिए अभी सिर्फ हमने एक सेंटेंस कंप्लीट किया, तो अभी मेरा स्टेप 1, मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। पहले फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। वो क्या कहता है? वो कहता है हर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ। मतलब कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है एफ डैश को। समझ आ गई बात? ये बात समझ आई? तो ये मेरा स्टेप 1। अब मैं कहता हूं कि मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, क्या गिवन था वो मार्क हो गया है, क्या रिक्वायर्ड है मैंने वो भी डिफाइन कर लिया, मार्क कर लिया है, लिख लिया है। तो ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। समझ आया स्टेप 1 कैसे कंप्लीट होता है? ठीक है। तो बेटा रनिंग में वीडियोस को मत देखना, आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं अगर आज का वीडियो तुमने ढंग से देखकर यूज कर लिया और इसे पूरी 11th और 12th फॉलो कर लिया, बेटा जेम्स बॉन्ड बना दूंगा फिजिक्स में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्किल्स क्या यूज करनी है? स्किल्स तो मैंने बीच में डिस्कस कर ली है कि पहली बात तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है, पैरेललोग्राम लॉ का फिगर यूज करना है, रिजल्टेंट कैसे मार्क करना है वो भी डिस्कस कर लिया मैंने। ठीक है, अब सबसे पहले सेकंड स्टेप में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द गिवन सिचुएशन। सिचुएशन में क्या है? सिचुएशन में ये सब कुछ है। तो बेटा रिजल्टेंट बता दिया और मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स पूछ लिया, तो हमें यहां पर रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन यूज करना है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट यूज। तो स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 वैसे मैं यहां पे कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में। ये स्टेप 1 हो गया मेरा। ठीक है, अलॉन्ग विद स्किल्स मैंने मार्क कर दिया है। स्टेप 2 में जो स्किल्स है वो डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है। कॉन्सेप्ट है हमारे पास में r इज इक्वल टू रूट ऑफ बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आपको रिकॉल करना था, ये आएगा लर्निंग से। ठीक है, अब बेटा अपने कॉन्सेप्ट को डाटा के हिसाब से कैसे फिट करें। रिजल्टेंट के लिए हमने क्या सिंबल यूज किया? वेक्टर r। मैग्नीट्यूड के लिए क्या यूज किया? r। तो इसको r ही रहने देते हैं, इसको r ही रहने देते हैं। यहां पर a क्या था? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या था? दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमने क्या क्या सिंबल लगाए हैं? हमने वेक्टर f1 और वेक्टर f2 लगाए हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? दिस r is written as अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर
प्लस f2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 90 डिग्री। उसने बता दिया था, उसने बताया था कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा कितना था 90। ठीक है, समझ आ गई बात। तो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई हो गया, स्किल्स डिस्कस हो गई थी। एक और समझा दी कैसे लिखना है, जो हमारा गिवन फिगर है उसमें जो डाटा तुमने मार्क किया है उसको लिखा जाता है। ठीक है, पल्ले पड़ी बात। ये फॉर्मूला यूज, जैसे लोअर क्लास में लिखना फॉर्मूला यूज, वो नहीं लिखना होता अभी। सीधा इसे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा यहां पे आएंगे। ओके, अब सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और स्किल्स जो यूज हुई थी वो तो हमने स्टेप 1 में यूज कर ली है, स्टेप 2 में भी डिस्कस कर ली कि बेटा स्किल क्या यूज करनी है, जो डाटा हमने मार्क किया है उसको लिखना है। ठीक है, अब बेटा तीसरे स्टेप पे आते हैं। यहां पर कोई सीक्वेंस तो है नहीं, सिर्फ एक ही सीक्वेंस है, एक ही स्टेप में काम चल जाएगा हमारा, सॉल्व कर लेंगे, मतलब कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये हमारा स्टेप सेकंड हो गया। अब स्टेप थर्ड की बात करते हैं। कैलकुलेशंस उस तरीके से करते हैं कि बेटा हमारी जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी ना उसका यूज मिनिमम आए, उसका यूज मिनिमम आए। अब ये आपको तो आएगा नहीं, ये आएगा प्रैक्टिस से। ओके, पहले दिन तो नहीं आएगा। देखिए अब 1414, चलिए 1414 बाद में करेंगे, पहले एक काम करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। तो सीधा मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं दोनों साइड पे। सो आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 0। आपको समझाने के लिए लिखा है क्योंकि cos 90 0 होता है। ठीक है, तो cos 90 0 होता है, तो यहां पे हटा लेते हैं, डालते नहीं है। अब बेटा हमने सिंबल क्या यूज किया है मैग्नीट्यूड के लिए, f डैश यूज किया है, यहां पे डालें। तो वैल्यूज पहले नहीं डालनी, वैल्यूज लास्ट स्टेप पे आएंगे, हमेशा वैल्यूज लास्ट स्टेप पे आएंगी। पहले रिड्यूस करें अपने डाटा को। सो आर स्क्वायर इज रिटन एज से f डैश स्क्वायर प्लस से f डैश स्क्वायर। ओके, सो दिस r स्क्वायर इज रिटन एज ट्वाइस ऑफ f डैश का स्क्वायर। बात समझ आ गई, क्लियर? अब बेटा ध्यान से देखिए, कैलकुलेटिंग स्किल्स हैं, परफेक्ट होना पड़ेगा। r is written as √2 multiplied with f dash. yes sir। अब बेटा स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड में। ओके, तो f डैश चाहिए था, तो f डैश को क्या लिखा r डिवाइडेड बाय रूट। अब इससे आगे रिड्यूस नहीं किया जा सकता था, तो अब ये लास्ट स्टेप आ गया मेरा। मैं यहां पे वैल्यू डालूंगा। मैं पहले ये 1414 डाल के दोबारा बार बार लिखना नहीं चाहता, नहीं लिखना है बार बार। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? तो अब वैल्यू डालते हैं। सो दिस f डैश इज रिटन एज 1414 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, कैंसल आउट हो गया, ये आ गया जी आपका 100। तो f डैश कितना आ गया, f डैश निकल करके आ गया 1000 न्यूटन। सॉरी मैंने गलती से 100 बोला था, 1000 है। f डैश कितना निकल के आ गया 1000 न्यूटन। तो ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ आ गई? ओके, मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहा हूं। वैसे तो मैंने रीड कर दिया था, दोबारा एक बार रनिंग में रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इज 1414 न्यूटन, फुल स्टॉप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। क्लियर? पता लगा कि स्टेप 1 कैसे पूरा होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3 में क्या होता है। गॉट इट? जल्दी से कॉपी कर ले, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूं। डन? ओके,
याद, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन पहले रनिंग में रीड करूंगा, नोट कर लेना, ठीक है, फास्ट ट्रैक पे काम करेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio of 3:5 act at an angle of 60 degrees and have a resultant equal to 35 Newton. Full stop. Find the magnitude of the forces. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुने, सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना यहां पे स्टोर होता है। कह रहा है दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5, ठीक है, बस अभी इतना पढ़ो। F1 by F2 is written as 3/5। तो दो फोर्सेस की बात हो गई, क्लियर हो गई बात। अब बेटा अगर वो उनका जो मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया वो 3:5 है, इसका मतलब इक्वल फोर्सेस तो हो नहीं सकते किसी भी तरीके से, इसलिए मैंने पहले ही दो सिंबल F1 और F2 ले ली। तो रेशियो में है तो कैसे लिखेंगे, F1 by F2 इक्वल टू 3/5। तो ये कैलकुलेटिंग स्किल है, ठीक है। डाटा को लिखना कैसे है, कंटिन्यूएशन करो। टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अब कह रहा है कि दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो मतलब फिगर तो बनाना पड़ेगा। Let us suppose say it is vector F1 and let us suppose say it is vector F2. Got it? भैया दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। ओके, समझ आ गई बात। मैग्नीट्यूड की बात हो गई, एंगल की बात हो गई। तो अभी तक जितना पढ़ा समझ आया, पेपर पे डाल दिया हमने। मैं तो व्हाइट बोर्ड पे डाल रहा हूं, वहां पेपर पे डालेंगे हमेशा। आगे देखते हैं। एंड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू 35 न्यूटन। अब बेटा इनके रिजल्टेंट की भी बात हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। रिजल्टेंट मार्क करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड्स इक्वल थे, रिजल्टेंट किधर मार्क हुआ था, एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग। तो अभी रिजल्टेंट किधर मार्क करेंगे, मार्क तो करेंगे दोनों के बीच में कहीं पे, बट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है डाटा में, F2 का। तो रिजल्टेंट कैसे मार्क करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे। मैंने ऐसे मार्क किया, देखिए मैंने क्लियरली कैसे मार्क किया है, मैंने इंक्लाइन करके रखा है टुवर्ड्स दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। समझ आ गई एक और बात, तो स्किल दूसरी नंबर की समझ आ गई। चलिए अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है 35 न्यूटन। अब बेटा रिजल्टेंट के लिए सिंबल मैंने यूज किया है वेक्टर एफ। तो पहले लिखते हैं वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर एफ को रिजल्टेंट बोला किसका, वेक्टर F1 का और वेक्टर F2 का। तो ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। जब वेक्टर एडिशन करना है तो वेक्टर इक्वेशन पहले लिखना पड़ता है। रीड कैसे करेंगे, लैंग्वेज है, सिखाया था। वेक्टर F इक्वल टू को बोलते हैं इज द रिजल्टेंट ऑफ पहला वेक्टर, वेक्टर F1, क्रॉस को बोलेंगे एंड वेक्टर F2। बात समझ आई। अब डाटा के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला, दिस F is written as magnitude is the magnitude of the resultant is 35. It is 35. ये बात समझ आ गई। अब क्या पूछता है, हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, F1 की वैल्यू बताओ, F2 की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब अभी तक ये तो सिर्फ डाटा जो गिवन था मैंने वो मार्क किया था, जो रिक्वायर्ड है वो F1 और F2 है। बताया था मैंने पहले स्टेप में ये पूरा कार्यक्रम करना है। तो बेटा अब ध्यान से देखो, F1 को कैसे लिखोगे, ये तो रेशो गिवन थी। F1 को लिखेंगे 3x और F2 को लिखा हमने 5x। बात समझ आ गई। रेशो वाली बात भी एग्जिस्ट हो गई। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के अगर रेशो लेते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वाली बात आ जाएगी। पल्ले पड़ी बात। तो पता लगा कि स्टेप 1 कैसे कंप्लीट हुआ। ये तो गिवन था, ये स्किल मैंने यूज कर ली, ये हमारी लर्निंग हो गई, वेक्टर इक्वेशन, ये मेरा डाटा गिवन था। बात समझ आ गई, ओके, मार्क कर लिया।
अब बेटा ये स्किल एक और मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, कि लिखते कैसे, पल्ले पड़ गई बात। ओके, अब स्टेप 1 इज कंप्लीटेड, अब बारी आ गई स्टेप 2 की। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 ध्यान से देखिए, स्टेप 2 में है सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट, और उसके बाद अगर कोई स्किल्स हैं ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, अगर उनके कोई सीक्वेंसेस होंगे तो देख लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, वी हैव टू सिंपली यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स और द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, मतलब रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन यूज करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये जो मैं लिख रहा हूं ना अभी, अगर आपकी जगह मैं स्टूडेंट होता और न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करना था तब नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये तो मेरे को आता है। ये तो आपको याद रहे कि स्टार्ट कैसे किया स्टेप सेकंड, उसके लिए लिख रहा हूं। एग्जाम्स में या खुद जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें तो इसको ध्यान में रखें, लेकिन लिखें ना। कॉन्सेप्ट इज आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर प्लस से 2ab cos थीटा, राइट। ओके, लिखना नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये मिलेगा लर्निंग से, समझाया था मैंने। अब बेटा कॉन्सेप्ट में अपना डाटा फिट करते हैं। हमने रिजल्टेंट के लिए क्या सिंबल यूज किया है, हमने यूज किया था वेक्टर एफ, मैग्नीट्यूड क्या हो गया एफ, तो एफ दोनों साइड स्क्वायर एडवांस में कर देता हूं, दोनों साइड में पहले से ही स्क्वायर कर लेता हूं, आसान हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। तो एफ का स्क्वायर सीधा किया, इट कैन बी रिटन एज f1 स्क्वायर प्लस से f2 स्क्वायर प्लस से ट्वाइस ऑफ f1 f2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्रीज। समझ आ गई ये बात, क्योंकि थीटा कितना है 60। अब वैल्यूज डालेंगे, याद रखें सारी वैल्यूज एक झटके में नहीं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में रिड्यूस करेंगे, लास्ट स्टेप पे आगे कैलकुलेशन करेंगे। वो जो 2 2 4 करना है ना, जो मैथ्स का एक्सपर्टाइज दिखाना है वो लास्ट स्टेप पे, उससे पहले कुछ नहीं। सो दिस s स्क्वायर इज रिटन एज f1 को क्या लिखा था 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस से ट्वाइस ऑफ 3x 5x cos 60 is 1/2, this 2 cancelled out, got it? So this s square is written as say 9x square plus say 25x square plus say 15x square, 15 25 40 9 49, so this s square is written as 49x square, ठीक है। कोई ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं हो रही हैं, डाटा की वैल्यू अभी नहीं डाली मैंने। सो दिस f कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे 7x। समझ आ गई बात, जल्दी से कॉपी करें क्योंकि मुझे मिटाना है, जगह चाहिए मुझे, जल्दी से कॉपी करिए। Yes, sir, it's done. अब ध्यान से देखिए, f का वैल्यू था 35,
So 35 is written as say 7x. So x is written as 35 by 7. So it is 5. So x is equals to 5. So F1 is say 3 into 5. It is say 15 Newton. And F2 is written as say 5 into 5. Say 25 Newton. So this will be the answer. This will be the answer. Got it? जल्दी से कॉपी करिए. जल्दी से कॉपी करिए. Now, बेटा शीट का मैंने आपको दिखा दिया था. इन टोटल 5 क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपसे. ठीक है? ओके. ठीक है, इसलिए मैं 4 छोड़ दूंगा, आप उसे खुद ट्राई करें. तो मैं 3rd और 5th करूंगा. ठीक है? तो मैं क्वेश्चन 3rd रीड कर रहा हूं, जल्दी से कॉपी करें. 2 forces acting on a particle in opposite directions have the resultant of 10 Newton, full stop. If they act at right angles to each other, the resultant is 50 Newton, full stop. Find the 2 forces. Question complete. Okay? अब देखिए, पहले स्टेप 1 जल्दी से पूरा करते हैं. The 2 forces acting on a particle in opposite direction. तो let us suppose say it is the force vector F1 and it is the force vector F2. हो गई बेटा. 2 forces opposite direction में have the resultant of 10 Newton. बेटा इन दोनों में जो रिजल्टेंट है वो 10 न्यूटन. तो इसका मतलब पहले रिजल्टेंट मार्क करना होगा. स्केल. जब केसेस डिस्कस किए थे, जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट मार्क करना सिखाया था. रिजल्टेंट हमेशा डोमिनेटिंग वेक्टर की डायरेक्शन में मार्क होता है. डोमिनेटिंग वेक्टर वो वाला जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा. तो बेटा डोमिनेटिंग वेक्टर हो गया हमारा F1 वेक्टर. तो F वेक्टर मैंने मार्क किया, तो F वेक्टर को मैंने रिजल्टेंट बोल दिया. तो पहले लिखा हमने वेक्टर इक्वेशन. वेक्टर F इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2. ये बात समझ आ गई? क्लियर? अब उसके बाद क्या कहता है, ये इक्वेशन लिखना पड़ता है क्योंकि इससे हमें पता लगता है हम किसको रिजल्टेंट बोल रहे हैं और किन वेक्टर्स का रिजल्टेंट बोल रहे हैं. मतलब कैलकुलेशन किसकी करने वाले हैं. कह रहा है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट इज 10 न्यूटन. तो यहां पर कहता है दस F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. तो पहला सेंटेंस पढ़ के सिर्फ इतना समझ आया था, कर लिया. इसके बाद कहता है इफ दे, ये सेकंड सिचुएशन है, इफ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर. इसका मतलब वही वाले वेक्टर है, अब क्या राइट एंगल पे हैं. वही वाले वेक्टर हो गए, राइट एंगल पे हो गए. लेट अस सपोज इट इज वेक्टर F1, लेट अस सपोज इट इज वेक्टर F2. हो गए राइट एंगल पे. रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन. तो अब की बारी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, क्या मैं उसे वेक्टर F बोलूंगा? नहीं, क्योंकि सिचुएशन अलग है. तो कुछ और सिंबल यूज करना है. तो अब क्या जो रिजल्टेंट है इंक्लाइन करके रखा हमने टुवर्ड्स दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था. अब वेक्टर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था? पहली सिचुएशन में हमने F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा रखा हुआ है, तो यहां पे F1 का ही मैग्नीट्यूड मैंने ज्यादा रखा हुआ है. तो रिजल्टेंट के लिए अभी मैं सिंबल यूज करता हूं. चलिए सिंबल यूज कर लेते हैं, वेक्टर R. गॉट इट? तो यहां पर हमने बोला कि वेक्टर R इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2. तो दो सिचुएशंस हैं डिफरेंट. पहले वाली में दो वेक्टर्स हैं, फोर्स वेक्टर्स हैं, पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन वही वाले फोर्स वेक्टर्स अब की बारी 90 डिग्रीज पे है. ठीक है? अब कहता है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट इज से 50 न्यूटन. पूछा है फाइंड द 2 फोर्सेस. F1 बताओ और F2 बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ. तो F1 और F2
दोनों का मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये सारा डाटा हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए भाई कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब हमें सिचुएशंस हमारे पास अलग है, तो हमें दोनों सिचुएशंस अलग कैलकुलेशंस करनी होगी। क्लियर? तो सिचुएशन फर्स्ट में स्केल क्या यूज कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट तो हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब बेटा हम यहां पे केस को यूज करेंगे, जो कि मैंने पढ़ाया था, सिंपल पड़ता है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सबट्रैक्ट करके, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके। तो यहां पर ये f8 इज रिटन एज से f1 माइनस से f2। गॉट इट? क्लियर? वैल्यूज लगाते हैं। सो दिस f1 माइनस से f2 इज रिटन एज से 10। तो पहली सिचुएशन में कैलकुलेशन आ गई। सेकेंड सिचुएशन में फिर से लगाते हैं रिजल्ट को। बेटा रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये एंगल कितना था? 90 डिग्री था, ठीक है। सो r इज रिटन एज रूट ऑफ से f1 स्क्वायर प्लस से f2 स्क्वायर प्लस से ट्वाइस ऑफ f1 f2 इंटू cos 90। cos 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है? 0। तो ये r इज रिटन एज से, चलिए मैं r का स्क्वायर कर देता हूं सीधा। r स्क्वायर इज रिटन एज से f1 स्क्वायर प्लस से f2 स्क्वायर। बात समझ आ गई? cos 90 0 होता है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। पहले पड़ी बात, मैं यहां पर कर रहा हूं। तो r का वैल्यू लगाते हैं। r का वैल्यू इज 50 का स्क्वायर इज रिटन एज f1 का स्क्वायर प्लस से f2 का स्क्वायर। गॉट इट? तो फिर से f1 का स्क्वायर प्लस से f2 का स्क्वायर इज रिटन एज 2500। तो सेकंड सिचुएशन को देखकर कॉन्सेप्ट फिट करके हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। हमें f1 और f2 निकालना है। क्लियर? तो एक काम करते हैं, पहली सिचुएशन से f1 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यूजिंग f1 माइनस से f2 इज इक्वल टू 10, f1 इज रिटन एज 10 प्लस f2। f1 इज रिटन एज 10 प्लस f2। अब बेटा f1 का वैल्यू यहां पे डाल देंगे और कैलकुलेशंस कर लेंगे। जल्दी से कॉपी करें, मैं मिटा रहा हूं इसको क्योंकि मेरे को जगह चाहिए थोड़ी। जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करिए। Now this f1 is written as 10 plus say f2 का स्क्वायर प्लस से f2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। सॉल्व कर लेते हैं। 100 प्लस f2 स्क्वायर प्लस f2 प्लस से 20 f2 प्लस से f2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2500। गॉट इट? सॉल्व कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ f2 स्क्वायर प्लस से 20 f2 प्लस से 100, चलिए 100 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 2500 माइनस से 100। तो ट्वाइस ऑफ f2 का स्क्वायर प्लस से 20 f2 इज रिटन एज 2400। गॉट इट? बात समझ आ गई? अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। सो ट्वाइस ऑफ f2 का स्क्वायर प्लस से, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं। देखिए मैं पहले इसको इधर लेके आ रहा था। 2 20 24 तो कैंसिल करते हैं। 2 यहां पे 10 आ जाएगा, यहां पे 1200 आ जाएगा। तो ये हो गया f2 का स्क्वायर प्लस से 10 टाइम्स ऑफ से f2 इज इक्वल टू से 1200। सो दिस f2 स्क्वायर इज रिटन एज प्लस से 10 टाइम्स ऑफ से f2 माइनस ऑफ 1200 इट इज इक्वल टू 0। जल्दी से कॉपी करें, मिटाना है। जल्दी से कॉपी करिए। डन? So this f2 square
देखिए फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो रूट्स हो जाएंगे से प्लस 40f2 माइनस से 30f2 माइनस से 1200 इट इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, सो दिस f2 इज रिटन एज से f2 प्लस से 40 माइनस से 30 f2 प्लस से 40 इट इज इक्वल्स टू 0। सो रूट्स आ गए f2 प्लस से 40 f2 माइनस से 30 इट इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा f2 इक्वल्स टू से 30 और माइनस 40। गॉट इट? समझ आ गई बात? तो बेटा मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, सिखाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट दिस f2 इज इक्वल्स टू 30 यूनिट लगा ले न्यूटन, ठीक है। और बेटा f1 का वैल्यू निकाल ले। f1 कितना था? f1 था 10 प्लस f2, तो f1 हो गया 10 प्लस 30, तो f1 आ गया 40 न्यूटन। समझ आ गई बात? तो इस वाले न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा कैलकुलेशन कितनी लंबी गई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम निकल रहा है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो नहीं पाएगी, वो बीच में बंद हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को, चलिए दो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? ओके ओके।